हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं एड्यू मंत्रा। यहां पर हम करने जा रहे हैं 9th का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। अब इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है अगर हम बात करें 9th साइंस में जहां पर आपको थोड़ा सा गड़बड़ गड़बड़ फील होता है। मतलब ये अगर आप बहुत कई बार इसको पढ़ भी लेते हो तब भी कुछ ना कुछ दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। तो कैसे किया जाए, इवन इसके फॉर्मूलाज हैं बट फिर भी बच्चों को दिक्कत होती है इस पार्ट में। तो आज हम इसको एकदम से क्लियर कर देंगे। वैसे तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस बना चुका हूं, पर इसको नए तरीके से इसको हम करने वाले हैं। अब नया तरीका मतलब ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी दुनिया से आए, बट थोड़ा सा वे जो है, इसको फ्लो जो है, हम उसको एक ऑर्डर में प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, और ऑफकोर्स ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 3, उसी का कंटिन्यूएशन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। सबसे पहले कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है, मोल कंसेप्ट आया यहीं से। एवोगैड्रो नंबर Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है वो याद कर लो पहले तो। सो दिस एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये है एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अच्छे से याद कर लो, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको याद कर लो आप। ठीक है, और अगर ये नंबर याद हो जाए तो ही, अभी पॉज कर लो, याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो, रट्टा जिसको हम कहते हैं, तो ये फिट हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस एवोगैड्रो नंबर, दिस इज अ कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 6.022 10⁻23। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर हम नंबर में इसको एक एक्सपैंड करके लिखें तो इट इज 6, और देखो 23 जीरो है, 3 तो यहीं पर शिफ्ट कर लेता हूं, 1 2 3 मतलब 23 में से 3 यहां पर आ गया, 3 हमने एडजस्ट कर लिया। और कितने यहां पर जीरोज आएंगे? 3 तो हट गया ना, 20 जीरोज और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू। एक सिंपल सी बात, ये एक नंबर है, प्योर नंबर है, इसमें कोई यूनिट नहीं लगेगी, दिस इज प्योर नंबर। एक सिंपल सी बात, अगर मैं कहता हूं कि 1 पेयर ऑफ शू, 1 पेयर का मतलब कितने होते हैं? 1 पेयर का मतलब होता है 2 यूनिट्स होते हैं, 2 यूनिट्स होते हैं ना। एक जोड़े जूते में कितने होते हैं? 2 जूते होंगे ना, है ना, 1 पेयर। ऐसे ही व्हेन आई से 1 डजन, तो एक डजन बनाना जब हम कहते हैं तो उसमें कितने बनानास होते हैं? 12, है ना। 1 डजन का मतलब 12 यूनिट्स। वैसे ही उसी ग्राउंड पे जब कहा जाए 1 मोल, जब एक मोल, जनरली हम बनाना या जूते या चीजों के लिए नहीं करते हम, दिस इज डन फॉर नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम उस लेवल की बात कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल पे ये चीजें ऐसे हम यूज करते हैं। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर काउंट को यूजुअली बताने के लिए हम, क्योंकि देखो ना, एक छोटा सा, इतना सा, अगर आपने मान लो कोई जैसे मान लो सोडियम ले लिया, इतना सा, तो उतने से सोडियम में कितने एटम्स होंगे सोडियम के? या एक चम्मच में आपने पानी ले लिया, एक स्पून में पानी ले लिया, उसमें कितना H2O मॉलिक्यूल होगा? तो बहुत बड़ा नंबर होता है वो। तो इसलिए हम ना उसको नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक मोल जो होता है ना, एक मोल इज इक्वल टू दिस 6.022 10⁻23 यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो आप थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझो इसको। ठीक है, पहले से ही कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इसको, है कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, आप जब 11th में पढ़ोगे ना, 9th में हो अभी, 11th में जब आप पढ़ोगे तो लगेगा यार क्या था ये, कुछ भी नहीं था ये। ठीक है, बट अभी ध्यान से आपको सिस्टम से समझना चाहिए इसको। ओके, तो व्हेन आई से 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब इतने यूनिट्स। अगर तो मतलब इसका मतलब कि मैंने बताया ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के होते हैं, जनरली हम लेते हैं इसको। सो व्हेन आई से आई हैव 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, यानी कितने सोडियम एटम्स हुए? कितने सोडियम एटम्स हुए? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मतलब हुआ 6 0 2 2 और 20 बार 0 लगाओ,
तो सीधे ऐसे लिख दो ना 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम्स। सोडियम का सिंबल तो Na है, पता होगा, तो इतने सोडियम के एटम्स हुए। कोई भी चीज का 1 मोल ले लो, ये प्योर नंबर है और उसकी वैल्यू यही है, ठीक है। व्हेन आई से 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, पानी के मतलब H2O ही होता है ना, सो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल्स? सिंपल है सर, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 6.022 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स। आ गई बात समझ में? इतनी समझ लो पहले, बाकी चीजें बहुत आसान है। इसके बाद व्हेन आई से 1 मोल ऑफ, क्या ले ले जो भी तुम बोलो, 1 मोल ऑफ Na+ आयन, कोई भी आयन, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी ले लो, ठीक है। सपोज मैंने लिया 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, आयन्स ले लो, कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सपोज मैंने लिया कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स हुए सर? 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स। सर और क्या? कुछ भी ले लो यार तुम, हाइड्रोजन एटम ले लो, नाइट्रोजन एटम ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ले लो। 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स, 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स। इवन चलो तुम ये कह लो कि 1 डजन ऑफ बनाना यानी 12 बनानास होते हैं। 1 मोल ऑफ बनानास यानी इतने बनानास, ये नंबर देखो, ठीक है। सो आप ऐसे याद मत रखो, ये याद रखो, 1 मोल या फिर द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये ऐसे याद रखना आसान होता है ना। सो दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट 1 मोल ऑफ एनी एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन कंटेन्स, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कहते हैं कि इस जार में, ठीक है, मान लो ये कहा जाता है 50 मोल ऑफ वाटर है, 50 मोल्स ऑफ वाटर है इस जार में। तो 50 मोल्स का मतलब कितना हुआ? 50 मोल्स का मतलब कितना हुआ? 1 मोल का मतलब कितना H2O होता है? 1 मोल का मतलब इतना H2O होता है। तो अगर 50 मोल कहा गया है तो यानी इंटू 50 कर दो उससे, ठीक है। तो चीजें थोड़ी सी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सिंपल हो जाती है जब हम मोलार कॉन्सेप्ट में इसको ले जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में इसको ले जाते हैं, ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि 1 मोल इज अ प्योर नंबर, ठीक है। मैं यहीं लिख देता हूं कि इट इज अ प्योर नंबर, ठीक है ना। जैसे कोई चीज में यूनिट होती है, ऐसा कुछ नहीं, ये नंबर है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पर कुछ लिखा है मैजिक। सो व्हाट इज द मैजिक रिलेटेड टू दिस नंबर, है ना। ये भी दिमाग में तो ये भी आता ना कि 1 मोल तो चलो ठीक है सर, ऐसा अजीब सा नंबर क्यों लिया है 6.022? उससे अच्छा ले सीधे 10⁻23 लेते या सीधे 10⁻20 लेते, अपने मन से लेना तो कुछ भी ले लो। तो ये अजीब सा नंबर ऐसा ही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या 6 इंपॉर्टेंट है? क्या 2 इंपॉर्टेंट है? क्या खास है इस नंबर में? क्या मैजिक है इस नंबर का, इस डिजिट का, इस नंबर का? वो हम यहां पर आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, दिमाग लगाओगे, ध्यान से देखोगे, एकदम मक्खन जैसा समझ में आएगा। आगे देखते हैं गाइस, ओके। ये वाली चीज मैंने पार्ट 1 में तुमको पढ़ाई हुई है, तो जिसने भी पार्ट 1 देखा है टारगेट सीरीज का तो आप चेक कर लेना। टारगेट 95+ वाले में हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करा हुआ है पार्ट 1, तो वो चेक कर लेना। आपको ये तो इनिशियल तो पता ही चल जाएगा। अब सिंपल बात है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट, किसी भी दिया हुआ एलिमेंट का एक एटम का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं मुन्ना? अरे बोलना मुन्नी, क्या है वो? इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां तक लिख ही देता हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जितना एटॉमिक मास हमको पढ़ना है, सारे एलिमेंट्स का नहीं पढ़ना हमको, है ना। तो शुरू के कुछ एलिमेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम का मास, हाइड्रोजन का देखो मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, ऑफ एनी एलिमेंट, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, और ये एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबको मेजर किया जाता है
या तो AMU विच इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिंपली U जिसको यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। तो इनको मेजर करने की जो यूनिट है वो ध्यान रखना, आइदर इट इज AMU और U, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वो सब भी हम उसमें हमने वहाँ पर देखा हुआ है, तो चेक कर लेना उसको, ठीक है। बहुत छोटी है तो kg से तो बहुत कम है, चलो लिख ही देता हूँ यार। 1 AMU is approximately equal to 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. This is very small number. 1.67 10 raised to minus 27 kg. ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिफाइड मास, ठीक है। फिर हमको और कौन सा जानना है, मैं आपको उस हिसाब से लिखते जाता हूँ। हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक मास याद रखो 12 यूनिफाइड मास, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन का याद रखोगे 14 यूनिफाइड मास, ठीक है। सो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक याद रख लो 16 यूनिफाइड मास, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम का एक याद कर लो, सोडियम का 23 यूनिफाइड मास, ठीक है। मैग्नीशियम का 24 यूनिफाइड मास, ठीक है। एल्यूमिनियम का 27 यूनिफाइड मास। ये सब एटॉमिक मास, मतलब एक एक एटम के मास की बात हो रही है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1, कार्बन का है 12, नाइट्रोजन का है एक एटम का मास है 14। तो ऐसे एटॉमिक मास बता रहा हूँ ताकि मैं आपको वहाँ पर मोलार मास तक इसको ले जाऊँ, ठीक है। तो आप देख लेना। तो एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर है सल्फर, इसका है 31, इसका है 32, ठीक है। फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन का है 37, सॉरी इसका लिखते हैं 35.5। क्यों लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा, एटॉमिक मास की बात हो रही है, वाई दिस इज रिटन एज, पर फिलहाल याद रखो 35.5 यूनिफाइड मास, ठीक है। सो सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गन, आर्गन का भी नहीं मेजर करना हमको कि मॉलिक्यूलर मास में हमको पोटेशियम और कैल्शियम यहाँ तक हमको काम हो जाएगा। सो दिस इज 40 यूनिफाइड मास और इसका है 39 यूनिफाइड मास, ठीक है। मोर देन इनफ, जितना आपको याद रखना है काफ़ी है। तो ये हो गया एटॉमिक मासेस, ये हो गया गाइस एटॉमिक मासेस, मतलब एक एटम, कैल्शियम के एक एटम का मास है 40, ठीक है। और पोटेशियम के एक एटम का मास है 39 यूनिफाइड मास। तो ऐसे आप याद कर लो, ओके। एक यूनिफाइड मास कितना होता है बता दिया मैंने। अब होता है, अब आ गया मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, जैसे ये मास ऑफ वन एटम को हमने एटॉमिक मास कहा, वैसे ही है ना ये एलिमेंट के लिए हो गया। वैसे कंपाउंड के लिए क्या लिखा जाएगा, कंपाउंड के लिए क्या लिखा जाएगा गाइस। सो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, ये सब एटम है क्योंकि ये सब एलिमेंट्स है। जब ये कंबाइन कर जाता है और ये जब ऐसे बन जाता है तो ये क्या हो गया, ये कंबाइन करने के बाद एलिमेंट क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। ये सब एलिमेंट्स थे, ये सब एलिमेंट, ये कंपाउंड बन गया। ये सिंगल सिंगल को हम एटम कहते हैं। जब ये कंपाउंड बन गया ऐसे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस टर्म को मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो आई सिंपली राइट इट एज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गिवन कंपाउंड, ठीक है। सो दिस इज मास ऑफ वन एटम। वैसे यहां पर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहां पर किसके लिए है, ये एटम किस में होता है, मतलब एलिमेंट में, और मॉलिक्यूल किसका होता है, कंपाउंड का, है ना। सो हियर दिस इज एटम, हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, और ये तीनों एटम जब केमिकली कंबाइन हो गया तो ये बन गया, ये यूनिट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट चलो यहीं लिख देता हूँ कि H2O, जैसे कुछ एलिमेंट्स का हम लिख देते हैं H2O का, हमने किया है लास्ट टाइम, हमने किया हुआ है इस चीज़ को कैलकुलेट। हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक मास, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 1 × 2 प्लस एक ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है 16। सो दिस इज 2 + 16 कितना हो गया
18 यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, H2O का मॉलिक्यूलर मास है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लिख दो, कितना है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास कितना है 12। सो एक ही कार्बन एटम है यानी 12 यूनिट या 12 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट है ना, प्लस ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2, कितना हो गया 32 प्लस 12 44 यूनिफाइड मास। ठीक है, ऐसे ही तुम निकाल सकते हो मीथेन का CH4 का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फरिक एसिड का, ठीक है, कई सारे जितने भी हैं तुम उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ये लास्ट हमने प्रैक्टिस करा हुआ है, यू कैन स्टिल ऑब्टेन दिस। ओके, एटॉमिक मासेस वहां दिया हुआ है। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास यानी एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास। वैसे ही मोलार मास का मतलब है 1 मोल का मास। ठीक है, सो दिस इज सिंपली मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गिवन एलिमेंट और कंपाउंड और आयन, है ना। 1 मोल ऑफ, सिंपली लिख दो एटम्स, या फिर अगर तुमको कंपाउंड दिया है तो क्या होगा मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। ठीक है, 1 मोल ऑफ कोई भी गिवन एलिमेंट का एटम हो या कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूलर, सॉरी वी कॉल इट एज मोलार मास। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं ताकि थोड़ा आपको सिंपल रखे। 1 मोल ऑफ एनी गिवन केमिकल, सिंपल सी बात है, ऑफ एनी गिवन केमिकल। अब ये केमिकल एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है या आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो 1 मोल ऑफ एनी गिवन केमिकल। तो यहां पर अब थोड़ा सा देखना, मैं यहां पर अब जब लॉजिक बताऊंगा तो चीजें वो जो मैजिक है 1 मोल का वो यहां रिवील होने वाला है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि हाइड्रोजन का मोलार मास क्या है, या मैं जानना चाहता हूं कि नाइट्रोजन का मोलार मास क्या है, या मैं जानना चाहता हूं कि ऑक्सीजन या जो भी है यहाँ पर जो भी तुम देख रहे हो उसमें से क्लोरीन का मोलार मास क्या है, कैल्शियम का मोलार मास क्या है। आई वॉन्ट टू फाइंड द मोलार मास, मुझे नहीं पता कुछ और चीज़ है। ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं पता, मेरे को निकालना है मोलार मास। ऐसे ही ये तो हो गया एलिमेंट। ऐसे मान लो कोई कंपाउंड रिलेज, यहाँ पर 2 हमने कंपाउंड लिए वही उठा लेते हैं। वाटर का मोलार मास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास क्या है, आई डोंट नो दिस, निकालना है हमको यार, ऑब्टेन करना है, मिल जाएगा, चिंता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट रखे हैं, ये कंपाउंड रखा हुआ है। सो इसके लिए कैसे निकालना होगा, क्योंकि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, लॉजिक तो हम वही लगाएंगे, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं। अगर एक एटम का मास, जैसे मान लो कि क्लोरीन या मान लो नाइट्रोजन के एक एटम का मास है 14 यूनिफाइड मास। ठीक है, इनटू कितने एटम्स का मास निकालना है, जितने 1 मोल में होते हैं। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा यूनिफाइड मास में अपना आंसर होगा। ठीक है, तुम बोलोगे सर हाँ ये तो ऐसे ही आएगा, है ना। ऐसे यहां पर भी वाटर का एक एटम का मास, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 18 यूनिफाइड मास। तो 1 मोल का निकालना है, मतलब इस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमेशा हमको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मोलार मास निकलेगा। इससे बढ़िया तरीका है कि हम ना इसको ग्राम में, ये यूनिफाइड मास में दिया है ना, हम इसको ग्राम में एक डायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं। ये यूनिफाइड मास में दिया है ना, मैं इसको ग्राम में, मोलार मास को ग्राम में डायरेक्ट तरीके से लिख सकता हूं। यही मैजिक है इस नंबर का। देखो क्या है वो मैजिक, अब तुमको रिवील होने वाला है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द मैजिक ऑफ दैट नंबर, जस्ट चेक। बहुत मजा आएगा, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का। तुम बोलोगे वाह क्या बात है सर, एकदम ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना, देखो 14 यूनिफाइड मास है। 1 मोल यानी 6.022 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो डायरेक्टली लिख सकता हूं। 14 को कॉपी कर लो सीधे, 14 जो एटॉमिक मास है उसको कॉपी कर लिया और U को हटा के ग्राम लगा दिया, वला। ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया लॉजिक क्या है।
कोई भी यहां पर किसका निकालना, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कितना है, एक एटम का मास है 1 यूनिफाइड मास, 1 मोल यानी 6.022 10⁻23 एटम्स का मास है 1 ग्राम। ऐसे क्लोरीन का एक एटम का मास कितना है 35.5 यूनिफाइड मास, बस U को हटा के ग्राम लगा देना है, 35.5 ग्राम। सोच रहे हो अब क्यों ऐसा अजीब सा नंबर था 6.022 10⁻23? इट वॉज हैविंग, मतलब कुछ बहुत रिसर्च है उसके अंदर, बहुत कमाल का नंबर है। मैं आपको और बताऊंगा और कमाल क्या है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम का एक एटम का मास है 40 यूनिफाइड मास, 1 मोल का मास कितना हुआ, मास ऑफ 1 मोल या फिर मोलर मास, एक मोल कैल्शियम का मास कितना हुआ, यानी 6.022 10⁻23 एटम्स। कितने एटम्स हुए, 6.022 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इतने पार्टिकल्स का मास कितना है कैल्शियम का, एक एटम का 40 है, इसका हो गया 40, लिख दो, सेम नंबर कॉपी करो, आगे ग्राम लगा दो, ठीक है। और सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास को ही नंबर तो वही कॉपी किया, आगे ग्राम लगा दिया, तो इसलिए मोलार मास इज ऑल्सो कॉल्ड, समटाइम्स इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास के आगे हमने ग्राम लगा दिया, इसलिए मोलार मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। सो तुम ये कह सकते हो कि हाँ, क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास कितना है 35.5 ग्राम, ठीक है, या फिर क्लोरीन का मोलार मास कितना है 35.5 ग्राम, या फिर ये भी कह सकते हो मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम, या फिर मास ऑफ 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम। बातें थोड़ी सी चाहिए तो बैक करके फिर देखना, ठीक है, इसको क्लियर कर लो। तो इसलिए इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। अब देखो अगर मॉलिक्यूल है तो क्या सर, कुछ नहीं, वही होगा, मॉलिक्यूल है तो क्या, मॉलिक्यूलर मास देखो क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम, 18 यूनिफाइड मास, तो बस 18 कॉपी कर लिया, ग्राम लगा दिया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 यूनिफाइड मास, 44 कॉपी किया, सिर्फ U को हटा के ग्राम लगाना, और क्या करना है यार, और कोई नया काम थोड़ी करना है ना। तो बस ये हो गया हमारा इनका मोलार मास, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर का इतना मास है, या फिर मोलार मास ऑफ वाटर इज दिस 18 ग्राम, या फिर मास ऑफ 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज दिस 18 ग्राम। जिस तरीके से बोलना है बोलो। अब जैसे यहां पर हमने लिखा था ग्राम एटॉमिक मास, वैसे मॉलिक्यूल के केस में उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास ही है, आगे उसको U हटा के ग्राम लगा दिया। समझ रहे हो इस नंबर का मैजिक। अब देखो, अब मैं आपको रियल मैजिक बताता हूं कि अगर ऐसे नॉर्मली अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कितना पानी है, अब देखो यहां मेजरमेंट भी है, अगर आपको दिख रहा हो मेजरमेंट भी है, तो मेजरमेंट की लॉजिक से और हमको इसका जो डेंसिटी है उससे हमको क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ दिया है, ठीक है, और अगर डेंसिटी हमको पता है पानी की, वैसे पता ही होगा, जो हम थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा, तो इससे हम इसका मास निकाल सकते हैं, व्हाट इज द मास इनसाइड, ठीक है। हमको अगर वॉल्यूम पता है, सोचो यहाँ पर वॉल्यूम पता चल गया और डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, डायरेक्टली इसके अंदर कितना मास है वो निकाल सकता हूं मैं तो वजन भी करना नहीं पड़ेगा, व्हाट इज द मास डायरेक्टली आई कैन ऑब्टेन। सो इस मास को यूज करके मैं मान लो ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जो मास है पानी का, यानी H2O का, और कुछ भी नहीं है इसमें, प्योर मान लो H2O का जो मास है, क्योंकि वजन करूंगा तो डब्बे का मास आ जाएगा, पर है ना, वो भी हम कर सकते हैं, खाली डब्बे को मेजर कर लिया, फिर पानी भर के मेजर कर लिया, तो पानी का मास माइनस कर लेंगे, निकल जाएगा। बट ऐसे भी है ना, वॉल्यूम है, डेंसिटी पता है, मास निकल जाएगा। अगर मान लो मैंने जो तरीके से जैसे भी निकालना है, मास मैंने यहां पर निकाल लिया कि 180 ग्राम है। अब समझना इस बात को, अगर मान लो मास निकाल लिया, वैसे तो ज्यादा है, पर मान लो मैं कह रहा हूं कि 180 ग्राम है, 180 ग्राम से मैं आपको सीधे बता सकता हूं, अब मोल कॉन्सेप्ट का रियल मैजिक पता चलेगा। मैं सीधे बता सकता हूं कि इसमें अंदाजन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ये प्योर वाटर है तो इसमें अंदाजन कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। कैसे सर, ये क्या बता रहे, मतलब ये कोई भी बात मत किया करो सर, लॉजिक दिया करो, मैजिक देखो तुम। H2O है ना, ये 18 ग्राम का मतलब इतने वाटर मॉलिक्यूल्स, 18 ग्राम मतलब 1 मोल है,
18 ग्राम मीन्स दिस मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें कितना 180 ग्राम अगर है, अगर 180 ग्राम है तो कितना हो गया, अगर 18 ग्राम 1 मोल है तो 180 ग्राम कितना हो गया, 10 मोल हो गया। 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल में इतना मॉलिक्यूल होता है 6.022 10⁻23। अगर 10 मोल है तो क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, इंटू 10 कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24 वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली आ गया। मतलब जो भी है उसको आप जितना भी नंबर ऑफ मोल्स आया है मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 10 से 10 मोल था 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया। 18 ग्राम का 1 मोल है, 180 ग्राम मतलब कितना हो 10 मोल हो गया। नंबर ऑफ मोल जो आ रहा है हम सीधे उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो ये मैजिक है इस चीज़ का, सिर्फ वाटर के लिए नहीं हर चीज़ के लिए कर सकते हैं हम ये। सो ये है एवोगैड्रो नंबर की ताकत और मोल कॉन्सेप्ट की ताकत, जो केमिस्ट्री में जान भर देता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा कैलकुलेशन से, लॉजिक से और इस नंबर की मैजिक से हम इसको निकाल पाते। तो आप ये जब समझ जाओगे ना, इस चीज़ का इंटरेस्ट समझ जाओगे, केमिस्ट्री की बेसिक है ये, इसको समझ जाओगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। सो होप अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आई ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना, ताकि ना मैं अपने आप में चेंजेस कर रहा हूँ वेर एवर नीडेड। जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हुआ है यहाँ तक, अभी तक, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर समझ में आया है, यहाँ तक क्लियर है, दिस इज समझो फर्स्ट हाफ क्लियर कर लिया आपने, कंसेप्ट क्लियर हो गया, बाकी बातें सुपर क्लियर होंगी। लेकिन मुझे यहाँ पर स्टॉप करके आप कमेंट करो, जो रुका हुआ है कमेंट करो। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 मोल ऑफ एनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज, कितना एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है, डैश नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो हमने बता दिया 6.022 10⁻23। एंड कितना ग्राम हो गया, कितना ग्राम हो गया, तो वो तो हमने बताया कि इसमें एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को लिख दो और आगे ग्राम लगा दो, उतना ग्राम हो गया। ठीक है, सो वो मोलार मास, एक बात मैं यहीं लिख देता हूं ये वाली पॉइंट पे, कि मोलार मास इज ऑल्सो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के आगे हम ग्राम लगाते हैं। ठीक है, तो बन जाता है मोलार मास। ओके, सो यहां पर ये टेक्स्ट बुक की कुछ चीज ये देख लो। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, बस रिवाइज करनी, जो आपने किया अब तक उसी को रिवाइज करना। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, कितने एटम्स होते हैं 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कितना होगा 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आगे समझ में, ये तो नंबर हुआ। मतलब 1 मोल का जो न्यूमेरिकल मतलब है ना, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो वैल्यू यहां पर हमने जान ली। कितना है वो 6.022 10⁻23 एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स जो भी हो। ठीक है, अच्छा अब मास की तरफ देख लेते हैं उस साइड में। सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज, एटॉमिक मास कितना है कार्बन का 12 यूनिफाइड मास, यू को हटा के ग्राम लगा दिया 12 ग्राम, है ना। ऐसे ही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तुम खुद बताओगे यार कितना 1 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एक एटम का मास होता है 1 यूनिफाइड मास, बस यू हटा के ग्राम लगा दिया। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल कितना मास होता है, इक्वल टू ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, इक्वल टू रिलेटिव मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम्स। बात तो वही हुई, रिलेटिव मास ऑफ द पार्टिकल मतलब क्या, रिलेटिव हम करते ना, एटॉमिक मास जब हम निकालते हैं तो हम रिलेट करके ही निकालते हैं, तो इसलिए उसको रिलेटिव मास कहा जाता है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को, क्योंकि किसी एक एटम, बेसिक एटम को रिलेट करके बनाया जाता है ना। तो तुम यहाँ पर रिलेटिव मास नहीं याद रखना, तो सीधे लिखो 1 मोल इज, मतलब इन टर्म्स ऑफ मास इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो इन टर्म्स ऑफ मास इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। आगे देखते हैं गाइस। ओके, सो इसमें इफ कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज 150 रुपीज
सर ये कहाँ से आएगा, पेन की लॉजिक से कहाँ से आया? मतलब यही मेरा तरीका है बताने का कि इसको आप करने का मतलब जो मोल कॉन्सेप्ट है इसको करने के बहुत वेज है। दो ऐसे वेज जो आपको एकदम सिली तरीके से ले जाएंगे ना, वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहला तो है, इफ द कॉस्ट ऑफ 30 पेन इज 150 रुपया, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 5 पेन। तो इसमें हम बचपन में कैसे करते थे, मतलब ये बता रहा हूँ आपको ये तरीका कैसे यूज़ करते हैं। बचपन में कैसे करते थे कि 30 पेन से हमने पहले 30 पेन का 150 है तो हम क्या करेंगे, एक पेन का कॉस्ट निकाल लेंगे, है ना। क्या किया जाएगा, 150 डिवाइड बाय 30 कितना आएगा, 0 कैंसिल हो गया, 3 5 5 रुपये का एक पेन पड़ा, 5 रुपये का एक पेन है, 5 पेन का कॉस्ट पूछा, 5 5 25 रुपीज़, है ना। ऐसे करते थे। या फिर जो थोड़े बच्चे दिमाग वाले होते थे ऐसे लिख देंगे कि 30 पेन का कॉस्ट है 150 रुपया, तो सीधा करस्पॉन्ड करो 5 पेन का कॉस्ट कितना रुपया होगा, लेट दैट बी x रुपया। अब जैसे दिख रहा है ना, जैसे जैसे पैटर्न दिख रहा है, खचा खच डिवाइड करो। सर ये खचा खच कैसे डिवाइड करते हैं, तो देखो सीधे जैसा दिख रहा है ना पैटर्न, पेन के नीचे पेन लिखा है, रुपीस के नीचे नीचे रुपीस लिखा है। चाहे तुम इस लाइन को ऊपर लिख दो या इस लाइन को नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेन के नीचे पेन लिखा है, रुपीस के नीचे रुपीस लिखा है, बस ये पैटर्न है, सीधा डिवाइड कर लिया। सो डिवाइड कर लिया, 30/5 इज इक्वल टू 150, कहाँ जा रहा है, 150/x, x को यहाँ ले लिया, सो x इज इक्वल टू 150 और 5 ऊपर आ गया और 30 नीचे आ गया, है ना। ये 0 कैंसिल किया, 3 5 5 5 25 आ गया, 25 रुपये आ गया इसका वैल्यू। तो ऐसे भी करते थे, आमने सामने, आमने सामने लिखा और सीधा डिवाइड कर दिया, बात वही है, ठीक है। अच्छा, इसी लॉजिक से, ये सेम लॉजिक से हमको मोल कॉन्सेप्ट करना हो, एकदम सेम लॉजिक से। देखो, इफ मास ऑफ, यहां मास भूल गया लिखना, इफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज 23 ग्राम, ये तो हमको पता है, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 यूनिफाइड मास है, तो 1 मोल का मास कितना होगा, 23 ग्राम। कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है। तो हमको पता है भैया, सीधे लिख दो, 1 मोल इज इक्वल टू 23 ग्राम, है ना। जैसे आमने सामने बताया मैंने, वैसे यहां पर 0.2 मोल इज इक्वल टू x ग्राम, वो निकाल लो x की वैल्यू। सो 1 सीधा आमने सामने डिवाइड कर दो ना, सीधे मोल के नीचे मोल लिखा है, ग्राम के नीचे ग्राम, चाहो तो ग्राम वाला पहले लिख देते, मोल वाला बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मोल के नीचे मोल और ग्राम के नीचे ग्राम आ गया। 1/0.2 इज इक्वल टू 23/x, x की वैल्यू कितनी हो गई, ये ऊपर गया, 23 इंटू 0.2 आ जाएगा इससे यार, है ना। तो ये हो जाएगा 2.3 इंटू 2 दैट इज 4.6 ग्राम, सही है ना, सही है यार, गलत कहां से होगा। आगे, कैलकुलेट मास ऑफ 0.8 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, सिंपल है यार, नाइट्रोजन है ना, एटॉमिक मास कितना, 14 है, एटॉमिक मास 14 है तो मोलर मास कितना हुआ, 14 ग्राम, है ना। तो यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का मास है 14 ग्राम, तो हमको पूछा है 0.8 मोल ऑफ नाइट्रोजन का कितना मास होगा, x ग्राम। ये डिवाइड करो ना सीधा, क्यों परेशान हो रहे हो यार, है ना। 1/0.8 इज 14/x, x की वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगा। तुम निकाल के बताना, मैं नहीं निकाल रहा इसमें यार, इतनी मेहनत नहीं करता मैं। अगला सेकेंड वाला, मास ऑफ 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। सो ऑक्सीजन एटम है ना, एटम है ऑक्सीजन का, एक एटम का मास होता है, नहीं यकीन नहीं हो रहा तुमको, ध्यान नहीं है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं है, कहाँ गया ऑक्सीजन का, देखो लिखा है हमने, ऑक्सीजन का एक एटम का मास है 16 यूनिफाइड मास। इसको रट लो यार, ये रटोगे नहीं ना गड़बड़ हो जाएगा, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। कहाँ गए, हाँ। सो एक एटम का मास है 16 यूनिफाइड मास, ओके। तो 0.4 मोल्स का कितना हो गया, 0.4 मोल का हमको नहीं पता, तो लेट दैट बी x ग्राम, ऊपर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हमको पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, ऑक्सीजन एटम्स का 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम। डिवाइड करो धबाधब, गेट द आंसर, है जी। और तीसरा वाला, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, नंबर ऑफ एटम पूछा है, यहां तक तो सर मास था ठीक था, अभी नंबर ऑफ एटम पूछा है, अरे कर लेंगे यार। तो हमको पता है, अब देखना मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगाऊंगा मैं,
क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। तो हमको पता है कि कार्बन एटम की बात हो रही है, ठीक है, और 0.6 ग्राम में कितना एटम है नहीं पता, तो मैं लिख देता हूं x ऑक्सीजन एटम्स, x ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, लेट द वैल्यू बी x, है ना, वही निकालना है हमको, कितने एटम्स है वो निकालना है, कोई बात नहीं। पर हमको पता है इसका मोलार मास कितना, देखो मोलार मास है 12 ग्राम, और 12 ग्राम कितना मोल्स होता है, 1 मोल होता है, यानी, और उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं हमको पता है। सो आई कैन से सिंपली से दैट, ग्राम के नीचे मुझे ग्राम लिखना है, तो ये बात ध्यान रखना कि क्या चीज लिखनी है। 3 चीजें हैं इसके मोलार कॉन्सेप्ट से, कि 12 ग्राम करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल, और उसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं 6.022 10⁻23। अब ये 3 चीजों में से यहां क्या लिखना है, ग्राम के नीचे ग्राम वाली चीज आएगी, और सामने नंबर ऑफ एटम्स के नीचे नंबर ऑफ एटम्स ही आएगा। सो 12 ग्राम इज इक्वल टू डैश एटम। 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं पता है हमको, 6.022 10⁻23। करो डिवाइड, गेट द आंसर यार। 0.6 by 12 is equal to x by 6.022 10⁻23। you'll get the answer यार, झूठ नहीं बोल रहा मैं, एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। और तो ये ऐसे आ जाएगा। तुम सर ये लाइन ऊपर आ गई, ये लाइन नीचे आएगी, तो क्या होएगा, मान लो आपने ये 12 ग्राम और ये जो वैल्यू है ये ऊपर लिख दी, तब भी डिवाइड करोगे, आंसर x की वैल्यू निकालनी है तुमको। बस ये ध्यान रखना कि ग्राम के नीचे ग्राम, नंबर ऑफ एटम्स के नीचे नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स के नीचे मोल्स, ये सब चीज ध्यान रखना है। आगे तो ये तुमको करना है, बताना भाई, ठीक है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आगे देखते हैं। अब देखो, काफ़ी बच्चे बोलते सर स्कूल में ना ऐसे करने से नंबर नहीं मिलते, टीचर बोलती है फॉर्मूला लगाओ, है ना, ये तो चलो ठीक है, आप अपनी लॉजिक के लिए कर लोगे, फॉर्मूला लिखाना है, फॉर्मूला याद कर लो, ये 2 स्कूल में आपके टेक्स्ट बुक में। एक नंबर ऑफ मोल्स, है ना, एक तरीका मैंने बता दिया, सिंपल है, आएगा ये आंसर। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास बाय मोलर मास। एंड दूसरा जो है वो निकालने का नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, यानी 6.022। इसका मतलब तो वही है 6.022 10⁻23। अब देखो मैं इसको पहले मिटा दूँ, तो थोड़ा कंफ्यूजन करेगा रे तू। हाँ, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल n से। गिवन मास मतलब आपको दिया रहेगा जो भी 1 ग्राम, 5 ग्राम, 0.2 ग्राम जो भी दिया रहता है वो यहाँ पर। मोलार मास आपको पता है, कोई भी चीज़ का मोलार मास आपको पता है, ठीक है। कैसे पता है सर, हमको तो मॉलिक्यूलर मास ही नहीं पता, तो जो शुरू की जो हमने एलिमेंट जो आपको याद दिलाया ना, उतने आपको याद रखने, उससे आप मोलार मास निकाल पाओगे, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ सवाल देते हैं, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे क्या होगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है, मैं निकाल के बताता हूँ। नंबर ऑफ क्या निकाला, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला देखते जाओ यार। सो नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना बोला है 46 ग्राम, और सोडियम का मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास सोडियम का कितना है 23 यूनिफाइड मास, तो मोलर मास कितना हुआ 23 ग्राम। 23 ग्राम कितना आया 2 आ गया, तो ये होगा 2 मोल। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। सोडियम का गिवन मास कितना हो रहा है 230 ग्राम में कितने मोल्स है, गिवन मास 230, मोलर मास कितना सोडियम का 23, कैंसिल हुआ कितना आया 10 मोल्स, ठीक है। अगला 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, फिर वही है यार 2.3 इज अ गिवन मास, मोलर मास है 23 ग्राम, ये कितना हो गया 1/10 यानी 0.1 मोल्स, ठीक है। करते जाओ, 0.46 का गिवन मास ये हो गया, मोलर मास 23, सब सोडियम का ही दिया है मैंने, टेंशन नहीं। कोई और एलिमेंट तो क्या होगा सर, कार्बन आ गया, कार्बन का मोलर मास कितना है यार, कार्बन एटम का मोलर मास कितना है, अरे बता भाई 12, है ना, तो गिवन मास 7.2 है, नीचे 12, 7.2/12, 12 6 72 होता है, 0.6 आ गया। ऐसे ओरली बता सकते हो यार। कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकाले सर, ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था ना आज 44 यूनिफाइड मास, तो मोलर मास कितना हुआ 1 मोल का मास कितना हुआ, अरे 44 ग्राम ना,
एक मॉलिक्यूल का मास हुआ 44 यूनिफाइड मास जो हमने निकाला है CO2 का, तो मोलार मास कितना हुआ, एक मोल का कितना हुआ 44 ग्राम। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालना हमको। सो गिवन मास बाय मोलार मास, गिवन मास कितना है 2.2, मोलार मास कितना है 44 है ना ग्राम, कैंसिल हुआ ये तो वैसे ही, और ये तो 22 2 जा 44 होता है ना, लेकिन ऊपर पॉइंट है तो इसलिए आएगा 1/20 ना, है ना, बराबर है ना, इंटू 10 इंटू कर दो 10 कर दो 1/20 हो गया, आ जाएगा उसका भी। ओके नेक्स्ट, अब ये वाला मिटाएं सर। तो ये फॉर्मूला हमने पहला वाला फॉर्मूला लगाया नंबर ऑफ मोल्स निकालने वाला। ठीक है, अगला देखते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ। अब देखो हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना, अब मास निकालना है। तो कैसे निकलेगा, 4 मोल्स ऑफ सोडियम। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अरे फॉर्मूला तो यही लगेगा सर, हमको निकालना मास है। अब ये दिया हुआ है, हमको मास निकालना है, क्या फर्क पड़ता है, इसको यहाँ ले जाओ, फॉर्मूला वैसे बन गया। सो हमको जब मास निकालना होगा, यानी ये निकालना होगा, तो इसको इधर भेज देंगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। सो मास निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। जरूरी थोड़ी हर चीज का अलग फॉर्मूला लिखा जाए यार, पहले ये निकालना था तो हमने ऐसे लिखा, जब ये निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, फॉर्मूला वो बन गया। सो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। अब बोला है 4 मोल ऑफ सोडियम, सोडियम का मोलार मास कितना है 23 ग्राम, है ना, और 4 मोल है ना, देखो मोलार मास लिख दिया इनटू नंबर ऑफ मोल्स, कितना मोल है 4 मोल इनटू 4, आ जाएगा आंसर। अब ये भी थोड़ी बताऊंगा मैं कैसे आएगा सर, मल्टीप्लाई करना आता है आपको। ऐसे ही यहाँ पर भी मोलार मास सोडियम का 23 इंटू कितना मोल्स है 0.4, ठीक है, 5 मोल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास कितना है 44 ग्राम, अभी लिखा था, इंटू कितना मोल्स है 5, ठीक है, मोलार मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स करते जाओ। 10 मोल ऑफ का ऑक्सीजन O2, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, अभी 10 मोल ऑफ O2 बोला है, अब O नहीं बोला, O एक एटम होता है, ऑक्सीजन एटम होता है, दिस इज ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है तो हमने पढ़ा है कि हाँ दैट इज 16 ग्राम, है ना, 16 ही होता है ना ऑक्सीजन का, हाँ 16 होता है। तो ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, तो O2 इज नॉट ऑक्सीजन एटम, इट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसमें 2 ऑक्सीजन का एटम है। सो दिस इज O2 मॉलिक्यूल, O2, O का 16 है तो O2 का कितना हुआ 32 ग्राम, ठीक है, तो इसका मोलार मास है 32 ग्राम इंटू कितना मोल्स है 10 मोल्स है 320, ठीक है, 20 मोल ऑफ N2। वैसे यहाँ पर N का एटॉमिक मास जो है, एटम का मास कितना होता है 14 ग्राम, है ना, तो वैसे ही N2 यानी नाइट्रोजन भी N2 फॉर्म में होता है, तो N2 यानी 2, ये मॉलिक्यूल हो गया, 2 एटम्स है, यानी 14 इंटू 2 कितना हो गया 28 ग्राम। गिवन मास कितना है 28 ग्राम इंटू कितना मोल्स है 20 मोल है ना, आ गया आंसर कितना 56, है ना, 56 और 0 560 ना। तो ये हो गया। और एक चीज़ सर, ये इसी फॉर्मूला से आपने सारा कर लिया, ये कब वास्ते इस्तेमाल में आएगा, आएगा ना जब निकालना होगा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। जब नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना होगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। सो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलार मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब देखना, गिवन मास बाय मोलार मास को तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। समझ में आ रहा है? तो जरूरी नहीं कि हमको हमेशा मास दिया हो और मास से ही हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना हो, कभी मोल्स भी दिया होगा, जैसे 5 मोल में कितने मॉलिक्यूल है, तो बस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। देन तो यहाँ पर देखो, कैलकुलेट दैट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.4 मोल्स ऑफ सोडियम। देख लो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स। अभी ये सीधा ये नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स अगर दिया है 0.4 मोल, सीधे उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सो 0.4 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, ठीक है। 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो 5 इंटू 6.022
10⁻23। मतलब बेसिकली कुछ भी हो ना, 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो या 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, करना तो हमको वही ना, इस नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो, अब आ गया यहाँ पर 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम, अब मास के हिसाब से आ गया। तो अब ये फॉर्मूला नहीं, अब ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स हैं सोडियम के, वो निकालना है। सो गिवन मास, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास, कितना मास दिया है 2.3 ग्राम, बाय मोलार मास, मोलार मास कितना होता है सोडियम का 23 ग्राम, इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट Na, यानी 6.022 10⁻23, है ना। सो दिस इज, ये हो गया 10 जा, 1/10 हो गया इंटू 6.022 10⁻23, है ना। अब इसको एडजस्ट कर लो ऊपर, 6.022 इंटू 10⁻23 माइनस 1 कितना हो जाएगा 22 सोडियम एटम्स। वाह सर वाह, ठीक है। ऐसे ही आप ये निकाल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास बाय मोलार मास, CO2 का कितना होता है 44 इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, आ जाएगा। यहाँ भी वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक का सब यही बोलते हैं सर कि सर टेक्स्ट बुक में तो अलग टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं। अरे क्या यार, इतना क्या डरना, टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन नंबर 10 और ये 11, यही हार्ड लगता होगा तुमको। क्या बात कर रहे हो, मतलब तुम है ना हद करते हो यार। कैसे करना है देखो मैं बता देता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसेट प्रेजेंट इन, अब ये तुम खुद कर पाओगे यार, खुद कर पाओगे, मैं लॉजिक देता हूँ, तुम खुद करना है इसको। नंबर ऑफ, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, सल्फर ना S8 वाला क्राउन शेप का सल्फर होता है, तो मतलब 8 एटम्स दिख रहे हैं हमको इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है 16 ग्राम। तो गिवन मास कितना है, यहाँ पर ये गिवन लिख दो, गिवन मास कितना है 16 ग्राम, ठीक है। और हमको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट दैट बी क्वेश्चन मार्क डालो, कुछ भी एक्स लिख दो, कुछ भी है। और क्या हमको क्या क्या पता होना चाहिए जब ऐसे हम गिवन मास होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो वो सेकंड फॉर्मूला याद करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, है ना। गिवन मास कितना है 16 ग्राम, मोलार मास कितना है सर, मोलार मास कितना है। अब इसका हम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं S8 विच इज अ मॉलिक्यूल। सल्फर का होता है 32, ठीक है। सल्फर का 32 होता है यूनिफाइड मास एक एटम का, है ना। तो यहां पर 8 एटम्स है, इंटू 8 हो गया, है ना। 8 टू 16, 8 थे 24, 25, 256 ग्राम, ये इसका मोलार मास हो गया। सो मोलार मास इज, है ना, मॉलिक्यूलर मास इज 256 यूनिफाइड मास, तो मोलार मास कितना हो गया 256 ग्राम लगा दिया, 256 ग्राम इंटू 6.022 10⁻23। ये टेबल में कैंसिल होता है यार, आंसर निकलेगा, ठीक है। और कौन सा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम। ओ सर बहुत डिफिकल्ट है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बात कर रहे हो यार। अल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3, बस ये याद रखो, इतना ही याद रखना Al2O3, ठीक है। बाकी क्या पूछा है देखो, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, मतलब एल्यूमिनियम का एटम्स का पूछा है। तो एल्यूमिनियम एटम कितने हैं कैसे पता लगेगा, अगर तुमको ये पता लग जाए कि इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, इतना तो क्लियर है ना, बोल रहा यार, अरे बोल दे यार। एक मॉलिक्यूल में, यार दिख रहा है ना, एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के कितने एटम है 2 एटम है, दिख रहा है 2 एटम है। तो अगर हमको ये पता लग जाए जैसे भी कि डैश नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, अगर हमको ये नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स पता लग जाए तो लास्ट में सिर्फ इंटू 2 करना होगा और फाइनली हमको पता लग जाएगा उतने एल्यूमिनियम के आयंस है, बस इंटू 2 करना है क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 आयंस है, ठीक है। तो बस ये हमको, हमारा एम है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना। फॉर्मूला मिल गया ना यार सीधे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू एवोगैड्रो कांस्टेंट, उठा के डाल दो यहाँ पर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन मास कितना है, गिवन मास कितना है रे बाबा
0.051 ना, हाँ सही है, बाय मोलार मास। ओ सर मोलार मास कैसे निकला? अरे यार दिया भी है तुमको, हिंट भी दिया है, वैसे भी तुमको याद करना, मैं बता एल्यूमिनियम का याद करना। 27, देखो कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 27 एक एटम का मास इंटू 2 एल्यूमिनियम एटम्स है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 इंटू 3 ऑक्सीजन है ना, तो इससे निकल जाएगा 54 ना, 54 और ये हो गया 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 16 3 ज़ा ये हो गया 48। कितना आ गया रे? ये आ गया 12 और 10, 102, 102 ग्राम लगा दो सीधे, ये हो गया मोलर मास है ना, 102 ग्राम हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर, व्हाट इज दैट 6.022 10⁻23। ठीक है, अब देखो 51 का डबल होता है 102, पहले तो 3 डिजिट को यहाँ शिफ्ट ही कर लो तुम, 51 ही बना दो, तो 3 राइट में शिफ्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव पावर चढ़ेंगे, मतलब ये 10⁻3 चढ़ेगा है ना, 3 डिजिट शिफ्ट किया तो 10⁻3, तो 10⁻3 और ये 10⁻23 कितना हो जाएगा 10⁻20, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा सीधा 2, सो 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻20। अब देखो ये कैंसिल हो गया 3.011 है ना, इंटू 10⁻20, ये इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल से पता लग गया 3.011 इंटू 10⁻20। अब एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम एटम्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हुए, इंटू 2 कर दिया, अगेन 6.022 आ जाएगा 10⁻20। दैट्स योर आंसर गाइस। थोड़ा खींचड़ फीचड़ हो जाता है बट दिमाग लगाओ। ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सिली क्वेश्चन है, विच कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स, बस ये बताना किसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम है, 100 ग्राम सोडियम या 100 ग्राम कार्बन एटम। ठीक है, मतलब इसमें फंस नहीं जाना, कभी ऐसे दिया हो कि विच इज हैवी 100 ग्राम आयन या 100 ग्राम, होता ना ये सवाल कि क्या ज़्यादा भारी है, 100 किलो रुई की 100 किलो लोहा, तो लोग 100 किलो लोहा बोलते हैं, अरे दोनों 100 किलो है, पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अलग लॉजिक है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि विच कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम किसमें ज़्यादा एटम्स होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम कार्बन में, तो दैट इज डिफरेंट केस। ठीक है, ये डिफरेंट केस है यहाँ पर। भाई आराम से, कैमरा भाई आराम से रहना, ठीक है, 1 मिनट, हाँ सही है। ओके, सो दिस इज नंबर ऑफ एटम्स निकालना सिंपली, नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मूला क्या होता है सर, गिवन मास बाय मोलार मास इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों में मतलब अगर हम बात करते हैं सोडियम की या अगर हम बात करते हैं कार्बन की, सिर्फ मोलार मास अलग हुए, सोडियम का मोलार मास कितना है 23 ग्राम, कार्बन का मोलार मास कितना है 12 ग्राम, बाकी चीज़ें सेम होंगी, गिवन मास दोनों में 100 है, तो दिस इज 100 न्यूमरेटर ये, और एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23, सिर्फ मोलार मास अलग है, मोलार मास सोडियम का है 23 ग्राम। वैसे यहाँ पर भी, यहाँ भी 100 ग्राम दिया है गिवन मास 100, एवोगैड्रो नंबर तो हर जगह सेम होता है 6.022 10⁻23 बाय कार्बन का मोलार मास कितना है 12 ग्राम। तो अब देखो इतनी वैल्यू, न्यूमरेटर सेम है दोनों में, न्यूमरेटर सेम है, तो किसमें ज़्यादा एटम्स होंगे कैसे पता लगेगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका ओवरऑल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ नीचे इस नंबर को 23 से जब डिवाइड करोगे और सेम नंबर को जब 12 से डिवाइड करोगे तो जो 23 वाला है वो नंबर छोटा आएगा कंपेयर टू जो 12 से जो डिवाइड करोगे वो नंबर ओवरऑल बड़ा आएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को, 23 से डिवाइड करोगे है ना, 23 नीचे है तो न्यूमरेटर ओवरऑल जो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और जब ये दिस नंबर इज स्मॉलर ना, डिनोमिनेटर जब छोटा रहता है तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है। सर ये क्या बता रहे हो आप, मतलब कुछ बच्चों को दिक्कत होगी तो बता दो, जैसे मान लो कि 100 है, इसको मान लो आप 4 से डिवाइड कर रहे हो और दूसरे केस में अगर 100 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा ना, दिस विल बी बिगर। कैसे बिगर होगा सर, ये कितना आया 50 आया, इसमें कितना आया 25 आया, तो बड़ा है ना ये, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसकी वैल्यू बड़ी आती है। वाह
क्या बता रहे हो सर, क्या मैथ्स बता रहे हो, ऐसे ही पढ़ाया करो, मैथ्स भी पढ़ा दो। हाँ ऐसे बोलते हो आप लोग, मैथ्स पढ़ा दो। अच्छा ठीक है, सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, और गाइज ये आपके लिए होमवर्क है, आई विल नॉट डू इट, ठीक है, काफी हमने कर लिया। एक सेकेंड, ये ना होमवर्क क्वेश्चन है, आई वॉन्ट एवरी वन टू डू दिस, भले ही आपके अपने अब तक जो प्रैक्टिस किया होगा ये वाला करना है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट इन दिस। सब कर लोगे तुम, ये तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो निकाल ही लोगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, जब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, मान लो ये निकाल लिया कि 4000 उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो लास्ट में जब ऑक्सीजन आइटम निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में 2 आइटम्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो गए, इंटू 2 कर लो, आ जाएगा आंसर 8000। ठीक है, तो ये तुमको करना है और उसका आंसर बताना है कमेंट में। जो बंदा नहीं बताना, मेरे को बहुत गुस्सा आती है, फिर मैं फोन करता हूँ घर पे। ठीक है, चलो गाइस, आई होप कि तुमको ये मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ज़रूरत है बस इसके बाद टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स देख लो और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो, एवरीथिंग विल बी डन, क्लियर्ड। बस ये है कि भाई ये सब चीज़ें जो होती है ना प्रैक्टिस से होती हैं। इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस, सिर्फ ऐसे ही जा रहे हो बस देख के वीडियो, ज़्यादा फायदा नहीं होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।